गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था ना, सेल डिवीजन का जो बचा हुआ टॉपिक था उसको कवर करते हैं। इसमें ना हमने आपका माइटोसिस पढ़ लिया था, तो अब मेन टॉपिक जो है हमारा वो मियोसिस है। ठीक है। मियोसिस को मेनली हम अर्ध सूत्री विभाजन बोलते हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो यही है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जो माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है, जो समसूत्री विभाजन है, अगर उसमें कोई सेल डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आपके 2n है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी डॉटर सेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके 2n होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये आपकी सेल है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n है, ठीक है, तो जो सेल बनती है एंड में उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ ये डिफरेंस पढ़ेंगे और कैसे होगा ये सब चीजें अब ये पढ़ते हैं। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अर्धसूत्री विभाजन जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था, वो हमारी सोमेटिक सेल्स में होते हैं। सोमेटिक सेल्स यानी कि बॉडी की कहीं भी पार्ट में, किसी भी पार्ट में, जेनेटिक पार्ट को क्या बोलते हैं, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, सिर्फ लैंगिक जो जनन और ऑर्गन है वहां को छोड़ के। ठीक है। तो जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो मेनली वहीं पे ही होता है। जब हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मक जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, तो वहीं पर ही क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लैंगिक जनन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने उस डायग्राम में बताया आपको, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि पेरेंट सेल में होता है, ठीक है, यानी कि जिस सेल से नई सेल बन रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी पेरेंट सेल है, ठीक है, ये आपकी पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रोमोसोम 2n है और यहाँ कितने हैं, n है। ठीक है, ये आपकी डॉटर सेल है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, तो क्या होता है इसमें, रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ बाय पेरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, कि जो पेरेंट सेल होती है उसमें तो क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो डॉटर सेल में आपके क्रोमोसोम नंबर n रह जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में, जो उनके नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है। ये मेनली कहाँ होता है, मैंने आपको बताया, जो हमारे लैंगिक जनन ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो जनन ऑर्गन होते हैं, जनन अंग वहां पे होता है। तो जनन अंग में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है। तो जो जनन अंग होता है वहां पे क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। उससे क्या होता है, उससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेनली आपकी अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसका मेन काम होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, जो कि एंड में होता है, यानी कि पेरेंट सेल के हाफ क्रोमोसोम जाते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं मियोसिस के बारे में, कि मियोसिस जो है
तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ऐसा होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि एक सेल थी, ठीक है, उससे स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका ये एक सिंगल सेल है, इसमें क्या होता है, आपकी सेल 2n थी, फिर ये डिवाइड होती है, ठीक है, फिर ये आपकी 2n में डिवाइड होती है, फिर ये n में जाती है। तो लास्ट प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि एक सेल से हम लोग 4 सेल मिलती है। जब अभी हम डायग्राम पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे बनती है, ठीक है। तो जो हमारी सेल होती है, ठीक है, तो सेल और आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हमने क्या बोला, कोशिका द्रव्य। मैं इतना चाहूंगी कि आप लोग ना, मतलब जैसे सेल, कोशिका, इन छोटे छोटे शब्द को तो इंग्लिश में ही याद करो, कि जिससे आपकी हैबिट बनेगी थोड़ा और इंग्लिश में याद करने की, ठीक है। तो सेल और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना, वो उनका जो डिवीजन होता है, सेल, जो सेल और साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस, ठीक है, इनका जो डिवीजन होता है वो 2 बार होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, ठीक है। तो जो हमारा सेल का और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, उसका डिवीजन 2 बार होता है, ठीक है, जो कि 2 फेस में होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, वहां पे माइटोसिस पढ़ा था, तो माइटोसिस में एक बार में सारी चीजें हुई थी, यहाँ पे 2 बार में होती है, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 1, और ये मियोसिस 2। ये बहुत, जो मियोसिस है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें बहुत सारी स्टेज आ रही है, तो बस थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है, फिर अपने आप समझ में आ जाते हो, रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमारा 2 बार डिवाइड हो रहा है। तो ये जो स्टेज है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मियोसिस 1 में और एक मियोसिस 2 में, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो डिवीजन है वो तो 2 बार हो रहा है, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होता है। अब मुझे ये बताओ कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेस में हुआ था। जब हमने सेल साइकिल की फेस पढ़ी थी, तो हमने पहले पढ़ा था कि एक होती है G1, ठीक है, फिर पहले जी जीरो पढ़ी थी, फिर G1 पढ़ी, फिर S पढ़ी, फिर G2 पढ़ी। तो मैंने बताया था वहां पे कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी कंडीशन में होता है, और मैंने ये भी बताया था वहां की डीएनए रेप्लिकेशन होगा, पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सी स्टेज में बताया था मैंने बताया था कि ये होता है आपका एस फेज ऑफ सेल साइकिल, जो कि मैंने बोला था कि सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी मियोसिस 1 होती है, ठीक है, इससे पहले एस फेज में जो आपका डीएनए है, ठीक है, वो आपका रेप्लिकेट करके डबल बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब मियोसिस 1 खत्म होगी और 2 सेल हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये डिवाइड होगा, ये 2 सेल बना देगा, एक सेल आपकी ये रही, एक सेल ये रही आपकी, ठीक है, फिर ये 2 सेल बना देगा, एक ये रही, एक ये रही, और ये भी आपका डिवाइड होके 2 सेल बना देगा, ठीक है। तो 4 सेल बन गए लास्ट में। तो क्या होता है, जो हमारा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, इसके बीच में कोई आपकी इंटरफेस नहीं आती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे फेस बोलते हैं जिसको जिसको हम शांत अवस्था बोलते हैं, जिसमें सेल क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो इस जगह पे मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस 1 से पहले आपकी ये फेस आएगी, जिसमें आपकी सेल जो है वो रेप्लिकेट करेगी, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, उसका मटेरियल है वो प्रिपेयर करेगा कि हमें उसमें जाना है, सेल डिवीजन में जाना है। मियोसिस 1 से पहले, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में सिर्फ एक फेस आती है, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, समझ रहे हो। इसके बीच में कोई भी आपकी ऐसी फेस नहीं आएगी जो कि जहाँ पे रेप्लिकेशन हो, या G1 G2, ये जो हमने G1 G2 और S वाली फेस है वो नहीं आएगी इसमें, डायरेक्ट सेल फिर मियोसिस 2 में जाएगी। तो इस बात को यहाँ पे समझ लो कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो मियोसिस 1 से पहले होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में नहीं होगा, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा।
अब ये अंतर एक और चीज आ जाती है कि जो हमारा मियोसिस वन होता है, ठीक है, मियोसिस वन से पहले हमने क्या पढ़ेंगे, एस फेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने वहां पे बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था हमने, और हमने कहा था कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता। पर यहाँ पे क्या करता है, जो हमारी एस फेस होती है, यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे जो पेरेंटल, जो पेरेंटल क्रोमोसोम होते हैं, वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब अपनी जैसी कॉपी बनाते हैं, और अपनी जैसी सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या होती है, जो क्रोमोसोम की आम होती है उसको क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है, मियोसिस वन की एस फेस में जो पेरेंट क्रोमोसोम होते हैं वो खुद को रेप्लिकेट करके अपनी जैसे सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जब हम प्रोफेज पढ़ेंगे, मियोसिस वन में प्रोफेज फर्स्ट पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ठीक है, और एक चीज और होती है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है हमारा, उसमें जो हमारे समजात गुणसूत्र, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो आपस में पेयर बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, और पूर्ण योजन, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। मतलब जुड़ते हैं और आपस में एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि होमोलोगस, पहले ये खत्म कर लेते हैं मियोसिस का जो इम्पोर्टेंट थर्ड फोर्थ पॉइंट है कि अर्ध सूत्री विभाजन है, में आखिर में चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन, और हम पढ़ते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जिसको हम समजात सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेल के अंदर ना कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, तो ऐसे मतलब क्रोमोसोम गुणसूत्र, जो कि जिनकी लंबाई, ठीक है, और उनका आकार, उनकी लंबाई, उनका आकार और उनका जो सेंट्रोमियर होती है, ठीक है, उनकी जो वो होती है आकार, उनकी स्थिति जो होती है वो सेम होती है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, मतलब हाइट सेम होगी, ठीक है, उसके जो आकार होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, और जो सेंट्रोमियर है उसकी स्थिति जो है वो समान होगी। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र के जोड़े, ठीक है, जिनकी लंबाई, आकार तथा सेंट्रोमियर की स्थिति समान होती है, तो समजात गुणसूत्र
कहते हैं। और इन पर एक ही स्थान पर समान चिन्ह स्थित रहते हैं। इनमें एक गुणसूत्र माता से आता है और दूसरा गुणसूत्र पिता से आता है। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र को हम संजात गुणसूत्र कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा मानव शरीर होता है, ठीक है, मानव शरीर में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम संजात क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये माता पिता से जो अनुवांशिक इंफॉर्मेशन होती है, अनुवांशिक इंफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संतति कोशिका में ट्रांसफर करते हैं। समझ गए कि एक क्रोमोसोम माँ से आएगा, एक पिता से आएगा, आप क्या करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपनी संतति कोशिका में, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस पर डिटेल से। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर कि जो हम अर्धसूत्री या मियोसिस जो पढ़ रहे हैं वो दो फेज में होगा, एक मियोसिस 1 में और एक मियोसिस 2 में। ठीक है, तो हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखें कि मियोसिस जो 1 है, ठीक है, और जो मियोसिस 2 है उसकी 4 फेज होती है। जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है, तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1 की। प्रोफेज 1 शुरू करेंगे, जिसको मैंने आपको बताया था पूर्वावस्था बोलते हैं। ठीक है, अब माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था, प्रोफेज में। तो जो हमारी समसूत्री विभाजन की प्रोफेज है और जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज है, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की फेस होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है और टफ होती है, जटिल होती है, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और वहीं हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो हमारे क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब बिखरा हुआ मटेरियल पड़ा होता है, पर प्रोफेज 1 में कंडेंस हो जाते हैं, कट्टे आ जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो यहाँ पे प्रोफेज होती है, प्रोफेज 1 जो होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंड लेंथ या लॉन्गेस्ट फेज होती है ये। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज होती है, कंपैरिजन किसके, कंपैरिजन ऑफ
माइटोसिस। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है जो हमारी, ये आपकी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज है। क्वेश्चन ये आता है कि यही इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है जो हमारी, ये आपकी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी फेज मियोसिस की सबसे लंबी होती है, और सबसे लंबी कौन सी फेज होती है, तो वो होती है आपकी प्रोफेज वन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब जो हमारी प्रोफेज वन होती है उसमें ना ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का अलग, हर एक फेज में अलग अलग व्यवहार होते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करता है क्रोमोसोम। तो उसके बेसिस पे प्रोफेज जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। ठीक है, तो पूर्ण सूत्रों के व्यवहार के आधार पर जो हमारी चौथी है प्रोफेज वन को 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। और ये 5 स्टेज, जो 5 की 5 स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ा था और हमें मियोसिस का प्रोफेज वन नहीं आता था, ठीक है, तो हमें सेल डिवीजन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो प्रोफेज फर्स्ट है। और इसकी जो और स्टेजेस है 5, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, लेप्टोटीन, जिसको बोलते हैं तनु पट्ट। फिर आती है जाइगोटीन, इसको बोलते हैं यूरोपियन पट्ट। फिर आती है पेचिटेन, इसको बोलते हैं स्थूल पट्ट। फोर्थ होती है आपकी डिप्लोटीन, जिसके बोलते हैं द्री पट्ट। और लास्ट स्टेज होती है आपकी डाई काइनेसिस, इसको बोलते हैं पार गति क्रम। ठीक है, पार गति क्रम। अब इन स्टेज को पहले तो हम कैसे याद करें, इम्पोर्टेंट तो ये, तो इसके लिए एक निमोनिक है, आप उससे ट्राई कर सकते हैं याद करना। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन पहले एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें आ जाते हैं कि इन स्टेज को इनके अनुक्रम के अनुसार वो मिलाप करे, जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कौन सी स्टेज पहले आती है कौन सी बाद में आती है, तो वो आप लोगों को भी बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं कि कौन सी स्टेज जो है, जो मतलब कौन सा ऑप्शन है जो स्टेज के अनुक्रम में है। तो इसके भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा एक निमोनिक है जिसको आपको याद रखना है, ये है कि ले जा पर दे देना। ठीक है, एक निमोनिक है जिसको आप याद रख सकते हो, एटलीस्ट इसका अनुक्रम तो याद ही रख सकते हो, ले जा पर दे देना। तो ले से एल से लैप्टोटीन, जे फोर जा से याद रखना, या जा को जेड से नहीं सकता, जाइगोटीन। और पी फोर फैचिटीन, डी दे तो डिप्लोटीन, देना तो डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये निमोनिक, इसके लिए मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है कि हाँ याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो स्टेज पढ़ेंगे वो हमारी लेप्टोटीन। ठीक है, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और जो क्रोमोसोम का
कॉम्पैक्शन होता है वो पूरी जो आपकी लेप्टोपिन फेस होती है उसमें जारी रहता है। ठीक है, ठीक है। तो मेरी जो लेप्टोप्रीन का मतलब होता है उसका मतलब होता है थिन थ्रेड, मतलब पतले धागे। तो जो हमारी सेल होती है ना उसमें हमारे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो हमें क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। क्रोमोसोम इसमें दिखते हुए पड़े हैं और बहुत पतले से होंगे, तो ये कैसे दिखाई देते हैं सेल के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेप्टोटोमी। लेप्टोटोमी में आपके जो क्रोमोसोम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और जो कॉम्पेक्शन है मतलब क्रोमोसोम को मतलब बहुत अच्छे से देख पा रहे हो आप लेप्टोटीन की पूरी स्टेज में। ठीक है, तो यह हमारी लेप्टोटीन स्टेज खत्म हो गई। अब उसके साथ बात पढ़ेंगे चाइल्डोटीन। अब जो हमारी चाइल्डोटीन फेज होती है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयरिंग, एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाना शुरू करते हैं, जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बता दिया है। तो जो ये पेयर बना रहे हैं ना क्रोमोसोम आपस में, वो कौन से क्रोमोसोम है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सही है। ये आपको क्रोमोसोम, ठीक है, और एक इसका पेयरिंग क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो ये क्या हो रही है, ये पेयरिंग हो रही है एक दूसरे के साथ जुड़ने। तो ये हमारी क्या है, पेयरिंग। और ये क्या है, ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर आप लोग डायग्राम बना रहे हो मेरे साथ तो ट्राई करना कि जो पेन यूज कर रहे हैं क्रोमोसोम के लिए वो डिफरेंट कलर के यूज करना। ठीक है, वो आपको आगे वाले स्टेज में पता चलेगा कि क्यों बोल रही हूँ मैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ हो रहे हैं पेयर, तो उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और जो ये पेयरिंग कर रहे हैं वो बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है,